हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्प्लिट स्टडी चैनल पर। चलिए आज का सेशन शुरू करेंगे। जैसे पिछले क्लास में हम लोग किसके बारे में चर्चा कर रहे थे, तो मोलर चालकता के बारे में और किसके बारे में, तुल्यांक चालकता के बारे में पढ़े थे और समझे भी थे कि उसमें हम लोग अगर आयतन को बढ़ाते हैं तो आयतन बढ़ाने से क्या क्या प्रभाव पड़ता है, मोलर चालकता पे या तुल्यांकी चालकता पे क्या प्रभाव पड़ता है, इसके बारे में हम लोग पिछले क्लास में चर्चा की है। थोड़ा सा रिविजन कर लेते हैं। मतलब पढ़े थे कि विशिष्ट चालकत्व पढ़े थे, तो विशिष्ट चालकत्व का देखे थे कि विशिष्ट चालकत्व जो होता है वो आयतन के क्या होता है, समानुपाती होता है कि व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद है। अगर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा लोग, अगर नोट्स अभी नहीं, अगर थोड़ा एक दो दिन बन पाएगा तो अगर जिनको लिखने का मन होगा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा लोग वीडियो से, ठीक है। जिनको जल्दी से लिखने का मन हो, पढ़ने का मन होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, अच्छा रहेगा। तो यहाँ पे अगर विशिष्ट चालकता का बात करते हैं तो विशिष्ट चालकता का हम लोग फार्मूला पिछले क्लास में क्या पढ़े थे। वैसे विशिष्ट चालकता जो होता है, चालकत्व होता है, वो किसके उल्टा होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो जब प्रतिरोधकता का उल्टा होता है तो हम लोग कल भी फार्मूला इसका लिखे थे कि विशिष्ट चालकत्व किससे दर्शाते हैं, कपा बोलते हैं, के लिखते हैं, के जैसा होता है, ये के अक्सर में होता है नहीं है, ठीक है, थोड़ा सा अलग लिखावट होता है। तो इसका ये उल्टा होता है किसका, रो का, मतलब ये क्या है, प्रतिरोधकता होता है, तो इसका क्या होता है, उल्टा होता है। और रो का फार्मूला हम लोग जानते हैं कि रो का फार्मूला क्या होता है, आर ए बटे एल होता है। इसके जगह पर हम लोग इसको रख सकते हैं, यहाँ पर रखेंगे तो नीचे में क्या होगा, आर ए बटे एल होगा, एल ऊपर में चला जाएगा तो एल बटे आर इंटू ए। इसको आयतन के रूप में चेंज करने के लिए ऊपर नीचे से क्या कर दिए थे, एल से गुना कर दिए थे। ये सब चीज़ें पिछले क्लास में बताए थे। तो यहाँ पे एल स्क्वायर बटे आर इंटू इसके जगह पर इसको हम क्या लिख लिए थे, भी लिख लिए थे। तो हम लोग क्या देखे थे, जो विशिष्ट चालकत्व होता है भी का क्या होता है, भी यहाँ पे आयतन को दर्शाता है, तो भी का क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, पिछले क्लास में देखे थे। और बात करेंगे इसका तुल्यांकी चालकत्व का, तुल्यांकी चालकत्व का बात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला क्या दिया गया था, तुल्यांकी चालकत्व को ऐसे दर्शाया जाता है कैपिटल लेमडा से, अब बराबर इसका फार्मूला था कापा इंटू आयतन। तो ये आयतन का क्या होता है, समानुपाती होता है। ये सब चीजें हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे कि आयतन को बढ़ाएंगे तो विशिष्ट जो तुल्यांक जो चालकत्व होगा उसका मान क्या होगा, बढ़ेगा। और भी देखे थे हम लोग मोलर चालकत्व, तो मोलर चालकत्व को लेमडा इंटू एम से दर्शाते हैं। इसका भी फार्मूला सेम ही होता है, लेकिन दोनों में थोड़ा सा का अंतर यही था कि इसमें हम लोग क्या करते हैं, किसी भी आयतन में हम लोग कितना मोल मिलाते हैं, एक मोल का मात्रा मिलाते हैं, और उसमें एक तुल्यांकी भार मिलाते हैं। दोनों में यही अंतर होता है, उसमें एक तुल्यांकी भार मिलाते हैं, इसमें क्या करते हैं, एक मोल का मात्रा मिलाते हैं। एक बताए थे सीमांत मोलर चालकत्व, सीमांत मोलर चालकत्व का बात करते हैं, इसके बारे में क्या बताया गया था कि जब हम लोग क्या करते हैं, आयतन को बढ़ाते जाते हैं, जैसे विलयन में क्या करते हैं, आयतन को बढ़ाते हैं, मतलब विलय का मात्रा को क्या करते हैं, विलायक की मात्रा को बढ़ाते हैं, मतलब जल अगर और मिलाते जाते हैं। तो मान लेते हैं कि एक विलयन बनाए हैं जल और नमक का, तो अगर नमक को कम करना है तो क्या करते हैं हम लोग, जल को मिलाते जाते हैं। अब मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे मिलाते जाएंगे, ऐसा टाइम आएगा कि उसमें जो नमक का सांद्रता है, नमक का जो मात्रा है वो लगभग ना के बराबर बचेगा। तो जब ना के बराबर बचेगा लगभग किसके, हम लोग मान लेते हैं कि उस लगभग किसके पास चला गया, शून्य के पास चला गया। एग्जैक्टली तो शून्य नहीं होगा ना, उसमें नमक तो रहेगा ही, लेकिन नहीं के बराबर हम लोग को लगेगा। तो उसको हम लोग मान कर चलते हैं, जब ये शून्य के आसपास पहुंच जाता है तो उसी हम लोग को, उसकी हम लोग क्या कहते हैं, वैसा जब मोलर चालकता को लेते हैं तो उसी को क्या कहते हैं, सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इतना चीजें हम लोग पिछले क्लास में चर्चा किए थे। ये कोई समय है 20-20 मिनट लेट आने का, आगे जाओ ना, आगे हम लोग को पढ़ना है शेल स्थिरांक, जो कि इससे क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो शेल स्थिरांक जो होता है वो क्या होता है, तो पहले यहाँ पर दिया है कि माना कि इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है, एल है, और इलेक्ट्रोडों के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल कितना है, ए है।
तो इलेक्ट्रोडों के बीच के दूरी और उसके अनुप्रस्थ कट के क्षेत्रफल के अनुपात को ही हम लोग क्या कहते हैं, सेल स्थिरांक कहते हैं। मतलब दोनों के अनुपात, जो इलेक्ट्रोड के बीच के जो दूरी होता है और क्या होता है, अनुप्रस्थ कट का क्षेत्रफल होता है ना। जो इलेक्ट्रोड दिखाए थे पिछले क्लास में, हम लोग डायग्राम बना के भी आप लोग को दिखाए थे कि अगर हम एक डायग्राम लेते हैं, किस प्रकार का एक बिलियन बनाए हैं, पूरी तरह से बंद रहता है और यहाँ पर दो जगह क्या करते हैं, इलेक्ट्रोड लगा के ये पूरी तरह से पैक रहता है। इससे तार क्या करते हैं, बाहर निकाल देते हैं। ठीक, तो इसमें हम लोग क्या देखने को मिलता है कि ये इसका जो ये होता है, क्या होता है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है जो सामने वाला दिखता है, और ये दोनों इलेक्ट्रोड जो लगा हुआ है इसके बीच की दूरी कितना है, एल है। तो अगर ऐसा रहता है, ऐसे इस प्रकार का जब बिलियन है, तो इसमें क्या निकल के आता है, सेल एक कांस्टेंट आता है, सेल स्थिरांक आता है। तो जो सेल स्थिरांक का जो मान होता है, तो जो सेल स्थिरांक का मान होगा उसका क्या हम बोल रहे हैं, किसका बराबर होता है, तो दूरी और क्या होता है, अनुप्रस्थ का जो क्षेत्रफल है उसी के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। और इसको हम लोग थोड़ा बहुत क्या कर सकते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। अब सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन अगर हम देखेंगे तो अलग अलग दिखाया जाता है। सेल स्थिरांक को हम लोग एक से भी दिखा सकते हैं या कहीं पर भी कुछ भी लिखा हुआ हो सकता है। इसलिए केमिस्ट्री में हम लोग बहुत सारा सिंबल अलग अलग हम लोग देखते हैं। ये एक से भी लिखते हैं कि इसका जो किसका अनुपात होता है, तो एल बटे ए के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यही जो एक्स होता है यहाँ पर किसको दर्शा रहा है, सेल स्थिरांक को दर्शा रहा है। इसको हम लोग सेल स्थिरांक कहते हैं। अब यहाँ पे जो सेल स्थिरांक है इसको और रूप में भी चेंज कर सकते हैं। और रूप में कैसे चेंज होगा, पर ध्यान देना है। यहाँ पर ऊपर में क्या है, एल लिखा हुआ है, नीचे में क्या है, आर है। इसको हम क्या चेंज करने वाले हैं, प्रतिरोध और किसके बारे में, दो चीजें यहाँ पर चेंज कर सकते हैं। इसको हम लोग प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के अनुपात में भी चेंज कर सकते हैं। तो प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के अनुपात में कैसे चेंज होगा, तो यहाँ एल को और ए जो दिया हुआ है इसको हम चेंज करते हैं। हम यहाँ पर एल को ऊपर में मान लेते हैं कि प्रतिरोध लाना है, तो प्रतिरोध लाने के लिए क्या चीजों की जरूरत पड़ता है, प्रतिरोध का फॉर्मूला क्या होता है, अभी प्रतिरोध का एल के रूप में फॉर्मूला क्या पढ़े, रो एल बाई ए पढ़े थे। तो हमको ऊपर में प्रतिरोध लाना है तो क्या क्या चीज चाहिए, रो चाहिए, एल चाहिए और ए चाहिए। ध्यान दीजिएगा इसमें हम एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं, तो फिर से यहाँ पर सामने में लिखते हैं, इसमें रो एल बाई ए चाहिए। एक्स्ट्रा क्या लिखे हैं, हम रो लिखे हैं। तो उसको बैलेंस करने के लिए हम नीचे में एक और क्या लिख देते हैं, रो लिख लेते हैं। इसको एक और तरीका से लिख सकते हैं, रो एल बाई ए अलग लिख लेते हैं, आप पूरा का बट्टा में क्या लिख लेते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, सेम ही मान आएगा। तो ऊपर में हमको क्या दिख रहा है, यहाँ पर ये प्रतिरोध दिख रहा है, ऊपर में यहाँ पर क्या हो गया, प्रतिरोध हो गया, नीचे में क्या हो गया, प्रतिरोधकता हो गया। तो ये हम लोग बोल सकते हैं जो सेल स्थिरांक होता है वो किसके अनुपात के बराबर होता है, प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के अनुपात के बराबर होता है। तो हम यहाँ से अब ये भी दर्शा सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं, ऊपर में क्या हो जाएगा, प्रतिरोध हो जाएगा और नीचे में क्या हो जाएगा, प्रतिरोधकता हो जाएगा। इसको हम ऐसे भी दर्शा सकते हैं। ये एक और क्या अनुपात के बराबर होता है, हमको पता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता किसका किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध किसका उल्टा होता है, चालकत्व का कि विशिष्ट चालकत्व के, प्रतिरोध किसका उल्टा होता है, पिछले क्लास में बताए थे। जो प्रतिरोध विशिष्ट चालकत्व जो उल्टा होता है किसका उल्टा होता है, प्रतिरोध का, और विशिष्ट चालकत्व जो उल्टा होता है किसका उल्टा होता है, प्रतिरोधकता का उल्टा होता है। तो इसको हम लोग उस रूप में भी चेंज कर सकते हैं। अब इसको लिखने का एक और तरीका हो सकता है, यहाँ से ही चेंज करते हैं। x बराबर यहाँ पर हमको दिख रहा है क्या है, r बटे रो है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 1 बटे रो डिवाइडेड बाई 1 बटे r। देखिए सेम मान आएगा, ये पलट के वही मान आएगा ना। तो ये जो 1 बटे रो है इसको हम लोग क्या कहते हैं, विशिष्ट चालकत्व कहते हैं, इसको हम लोग चालकत्व कहते हैं। तो इसको लिख सकते हैं विशिष्ट चालकत्व, इसको हम लोग लिखेंगे चालकत्व।
तो तीन तरीका से हम लोग दर्शा सकते हैं किसके, शेल स्थिरांक को। एक तो शेल स्थिरांक जो होता है, अगर दो इलेक्ट्रोड है, इलेक्ट्रोडों के बीच की दूरी कितना है, एल है, और उसका जो बिलियन लिए है उस बिलियन का जो अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है कितना है, ए है। तो उस केस में शेल स्थिरांक का मान जो होगा कितना होगा, एल बटे ए के बराबर होगा। दूसरा हम लोग बोल सकते हैं शेल स्थिरांक जो होता है प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तीसरा हम लोग यही बोल सकते हैं जो शेल स्थिरांक होते हैं वो विशिष्ट चालकत्व और चालकत्व के अनुपात के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो तीन तरीका से शेल स्थिरांक का फॉर्मूला बता सकते हैं, तीनों ध्यान में रखिएगा। आगे तुल्यांकी चालकत्व और सीमांत चालकत्व में संबंध दिया हुआ है। मान ले किसी विशेष सांद्रण वाले विलयन में एक विद्युत अपघटन AB को विघटित कराया जा रहा है, जिसका मात्रा क्या है, अल्फा मात्रा निकल रहा है। अब देखिए दोनों में हमको संबंध बताना है कि जो विशिष्ट चालकत्व होगा, तुल्यांकी चालकत्व हम लोग जो पढ़े और सीमांत चालकत्व जो पढ़े, दोनों में क्या संबंध होगा। दोनों में देखिए अंतर क्या होता है, तुल्यांकी चालकत्व जो हम लोग पढ़े और जो सीमांत पढ़े, तो दोनों में यही अंतर होता है कि ये जो तुल्यांकी चालकत्व होता है इसमें क्या होता है, पदार्थ जो आयन हम लोग डालते हैं, जो विलयन में विलय मिलाते हैं, वो पूरी तरह से आयन के रूप में नहीं टूटता है। लेकिन जो सीमांत मूलक चालकत्व होता है उसमें जितना भी हम लोग मिलाते हैं सब के सब क्या होता है, पूरी तरह से टूट जाता है। इसलिए हम बताए थे कि जब भी हम लोग क्या करते हैं कि जब उसमें हम लोग आयतन को बढ़ाते हैं, तो आयतन बढ़ाने का मतलब क्या, विलायक का मात्रा क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। और जब विलायक का मात्रा को बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है कि आयन का मात्रा और टूटने लगता है। पिछले क्लास में बताए थे ना कि अगर कुछ ऐसा आयन होता है, जैसे कि हम लोग पढ़े थे कि दो प्रकार के विद्युत अपघटनीय पदार्थ होता है। एक होता है जो क्या होता है, सबल होता है, मतलब मजबूत होता है, प्रबल होता है। प्रबल हम लोग बोलते हैं जो मजबूत होता है, उसको विलायक में डालते ही पूरी तरह से क्या हो जाता है, टूट जाता है। लेकिन एक क्या होता है, दुर्बल होता है, जो अगर विलायक में डालते हैं तो पूरी तरह से नहीं टूटता है। कुछ पदार्थ क्या होता है, कुछ मात्रा उसी में रह जाता है, नहीं टूटता है। लेकिन जैसे और विलायक के मात्रा को क्या कर देते हैं, बढ़ा देते हैं, मतलब आयतन को क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं, तो क्या होने लगता है, टूटने लगता है। पिछले क्लास में ये चीजें समझाए थे। तो वही चीज यहाँ बोल रहे हैं कि जब पूरी तरह से टूट जाता है मतलब वो कौन सा हो गया, सीमांत मूलक चालकता हो गया। सीमांत मूलक चालकत्व तो यह मतलब कि क्या हो गया कि जब उसमें क्या कर दी, इतना आयतन बढ़ा दिए कि जितना उसमें जितना भी पदार्थ था सबके सब क्या हो गया, आयन के रूप में टूट जाता है। तो उसमें क्या करते हैं, सीमांत का मतलब ये होता है कि उसमें आयतन का मात्रा बढ़ाते जाते हैं। आयतन का मात्रा बढ़ाएंगे तो जो विलय मिलाए है, विलय का सांद्रता कम होते जाता है, लेकिन जितना भी विलय होते हैं सबके सब ब्रेक डाउन कर जाते हैं, सबके सब क्या हो जाते हैं, टूट जाते हैं। तो उसी के बारे में हम लोग को क्या करना है, समझना है। तो अगर हम यहाँ पे मानते हैं कि चलिए एक क्या है, AB है, AB जब विलयन में डाले हैं तो ये A और B एक साथ जुड़ा हुआ है, ये आयन है। आयन में क्या होता है, जैसे कि हम एग्जांपल में लेते हैं तो क्या लिखते हैं, NaCl लिखते हैं। तो NaCl डालते तो ये क्या होता है, आयन के रूप में टूटता है ना। अब ये टूटेगा A+ और B- में। अब ये हम जो लिए है, ये जो पदार्थ लिए है विद्युत अपघटनीय पदार्थ, ये क्या है, वीक वाला है, दुर्बल वाला है। अब ये 100% नहीं टूटेगा, किस केस में, जब तुल्यांकी चालकत्व रहेगा तब। लेकिन जब सीमांत मूलक चालकत्व होगा तो उस केस में पूरा 100% क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। इसमें आयतन का मान क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। तो इस केस में 100% नहीं टूटेगा। तो हम मान के चलते हैं कि इसमें जो पदार्थ टूटा 100% मतलब एक दिए थे, पूरा कितना मात्रा था, 1 मोल था। लेकिन जो टूटा वो कितना टूटा, इसमें से अल्फा मान जो हो गया, क्या हो गया, अल्फा का मात्रा क्या हो गया, ब्रेक डाउन हो गया, टूट गया। तो पहले ये 1 था, इधर अभी एक भी नहीं बना था, 0 था। बाद में हम मान रहे हैं कि अल्फा टूटा मतलब ये 100% नहीं टूटा, मतलब पूरा 1 का 1 नहीं टूटा, इसमें से अल्फा निकल गया। तो 1 माइनस इधर क्या बचेगा, अल्फा बचेगा, और इधर दोनों में अल्फा अल्फा चला जाएगा, इधर अल्फा का निर्माण हो जाएगा। अब जो इसका मान जो होगा, अब इसी पर निकलता है हम लोग का क्या, फिर तुल्यांकी चालकत्व का मान निकलता है। अब ये जो आयन के रूप में टूटता है, इस एक और बात ध्यान में रखिएगा लोग, इसको हम लोग चालकत्व बोलते हैं, किसका, तो ये धनायन का बोलते हैं, और इसका चालकत्व बोलेंगे ये
ऋण आयन का बोलते हैं। लेकिन इसमें 100% नहीं टूटा, ये क्या है, अल्फा का मात्रा में टूटा हुआ है। तो हम लोग इसका जो अगर मान लिखते हैं क्या है, तुल्यांके को हम लोग डेल्टा से भी दिखाएंगे, डेल्टा ई से भी दर्शा देते हैं। ठीक, तो अगर जब इसका मान लिखते हैं तो इसका मान कितना निकल के आता है, तो इसका जो मात्रा होगा तुल्यांकी चालकत्व, इसका जो मान होगा, ये पूरा हम समीकरण का पूरा का लिख रहे हैं, और ये टूटा है आयन के रूप में, इसको हम मान लेते हैं कि इसका जो मात्रा है स्मॉल लेमडा प्लस से दिखा देते हैं, और इसको हम दर्शा देते हैं स्मॉल लेमडा माइनस से चालकत्व का मान। तो बताया जाता है कि ये जितना मात्रा में टूटा रहता है, अगर 100% टूटा रहता तो यहाँ पर 1 होता, और 1 होता तो यहाँ पर 1 में लेमडा के साथ गुणा होता। ये जितना आयन में टूटता है सबको जोड़ के लिखते हैं, तो अल्फा इंटू लेमडा प्लस होगा, और सबको जोड़ते जाते हैं, अल्फा इंटू ये भी अल्फा का मात्रा में टूटा हुआ है, और इसका तुल्यांक मान कितना है, तो अल्फा लेमडा माइनस को दर्शाते हैं। तो ये दर्शाता है, ये जो अल्फा ये लेमडा दर्शा रहा है, लेमडा ये दर्शा रहा है कि ये जो क्या है तुल्यांकी चालकत्व का मान है, लेकिन किस में, प्लस वाला आयन का, और ये तुल्यांकी चालकत्व का मान है किसका, माइनस वाला आयन का। ये दोनों को जोड़कर हम लोग टोटल यहाँ पे क्या होता है, तुल्यांकी चालकत्व निकल के आता है, और इसमें से अल्फा भी हम लोग कॉमन कर सकते हैं। तो अल्फा कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, लेमडा प्लस लेमडा माइनस के रूप में हम लोग को देखने को मिलेगा। लेकिन जब यही हम लोग क्या काम करते हैं, ध्यान सुनिएगा लोग, जब हम लोग सीमांत पोलर चालकत्व का बात करते हैं तो ये 1 का 1 पूरा पूरा क्या हो जाता है, ये टूट जाता है, इसमें एक भी बचता नहीं है। इसमें हम क्या हो गया कि 1 डाले थे 1 मोल, तो उसमें अल्फा टूट गया, बचा कितना, 1 माइनस अल्फा इधर बचा हुआ रह जाता है, और अल्फा अल्फा ये बन गया। लेकिन अगर बात करते हैं किसका, सीमांत पर पहुंच जाता है, तो सीमांत पर पहुंचने के बाद क्या हो जाता है कि पूरी तरह से ये टूट जाता है। इसलिए उसमें क्या करते हैं, तो उसमें हम लोग आयतन का मान बढ़ाते हैं, आयतन का मान बढ़ाने से जितना भी आयन रहता है ये पूरा 100% टूट जाता है। तो अगर इसी अब समीकरण को लिखेंगे सीमांत के केस में, तो ये पूरी तरह से 100% क्या हो जाता है, टूट जाता है। 100% मतलब ये 1 था और शुरू में ये 0 था, लेकिन बाद में ये पूरी तरह से टूट जाएगा, ये 1 भी नहीं बचेगा, ए भी, और पूरा टूट के यहाँ पे क्या होगा, 1 का निर्माण कर लेगा। इसमें क्या हो रहा था, पूरा नहीं टूट रहा था। मेरा सिंपल कहने का मतलब कल भी समझाए थे कि अगर हम एक कंटेनर लेते हैं, एक यूवी वाला भी दिखाए थे, CH3COH, यही एक आयन दिखाए थे ना, ये भी टूटता है और ये कमजोर होता है। विद्युत अपघटन ये क्या होता है, विद्युत अपघटन जो पदार्थ है ये वीक वाला है। जब इसको हम क्या करते हैं, किसी भी जल वगैरह किसी में इसको डालते हैं, तो अगर इसका मात्रा हम 60 लेते हैं, ध्यान सुनिएगा लोग, अगर इसका मात्रा हम 60 लेते हैं या 1 मोल भी लेते हैं, तो 60 लेते हैं इसका मात्रा, तो हो सकता है इसमें से 20 या 30 क्या होगा, टूटेगा, और 20 या 30 इसका क्या रह जाएगा, बचा हुआ रह जाएगा। मतलब मान लेते हैं कि इसका 40 क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो जब 40 को टूटेगा, ध्यान से आप बात सुनिएगा, 40 को टूटेगा तो 60 को था, तो 60 माइनस क्या हो जाएगा, बचेगा कितना ही, 20 को। और जो बना आयन के रूप में बनता है ना, जैसे कि आयन के रूप में कैसे बनेगा, CH3CO, ये टूटता कैसे है, तो CH3CO माइनस और प्लस में क्या होता है, H प्लस, ऐसे टूटता है। तो हम यहाँ पर बोले कि पहले इनिशियली ये कितना था, 60 था, और ये कितना था, 0 टूटा, कितना टूटा, ये 40 को टूट गया, मतलब 40 को वो बन गया, तो बचेगा कितना, 60 माइनस 40, मतलब इसका निर्माण कितना होगा, 40 को, इसका भी कितना बनेगा, 40 बनेगा। लेकिन ये ऐसा कब होता है, जब ये सिंपल हम लोग तुल्यांकी चालकत्व रहता है तब। लेकिन बाद हम इसे वो क्या करते हैं कि अब इसमें जब मिलाए हैं तो और इसका मात्रा क्या करता है, पानी और मिलाते जाते हैं। पानी इतना ज़्यादा मिलाएंगे कि जो इसमें ये विलय जो मिलाए है इसका मात्रा नाम मात्रा का रहे, मतलब लगभग मान के चलेंगे क्या हो गया, 0 हो गया। उस केस में पानी जब मिलाते हैं तो ये जो बचा हुआ रह जाता है, 20 को जो बचा हुआ है सबको क्या कर देगा, तोड़ देगा, मतलब पूरा 100% ये खत्म कर देगा। मतलब 60 है तो 60 के 60 टूट को बदल जाएगा। तो वही चीज यहाँ पे हम लिखे हुए हैं कि मान लो 1 मोल हम लिए हैं, तो 1 मोल में पूरी तरह से ये टूट जाएगा, तो पूरा 1 मोल का निर्माण कर लेगा उधर। अब यहाँ से अगर हम इसका मान लिखते हैं, सीमांत वाला को हम लोग किससे दर्शाते हैं, लेमडा इन्फिनिटी से दिखाते हैं, पिछले क्लास में बताए थे। अब इसका यहाँ पर मान कितना है, 1 है, तो 1 गुने इसके हम लोग को क्या करते हैं, इसके मोलर सांद्रता से गुना होता है, इसको हम लोग क्या करते हैं, लेमडा प्लस से। इसको हम लोग 1 गुने यहाँ पर माइनस से दर्शाते हैं, तो 1 गुना लेमडा माइनस से, तो इसका जो मान आएगा कितना आएगा, लेमडा प्लस प्लस लेमडा माइनस। यही दोनों का अनुपात बोला है, किसका अनुपात निकाल के बताइए, किसका,
तुल्यांक चालकत्व और सीमांत मूलक चालकत्व का अनुपात कितना होगा। तो अब यहाँ से इसका अनुपात निकाल लीजिए, लेमडा ई बटे लेमडा इन्फिनिटी, यहाँ से लिखेंगे तो यहाँ पर बचेगा अल्फा इंटू लेमडा प्लस लेमडा माइनस, ये हो गया। नीचे में यहाँ पर सिर्फ अल्फा प्लस अल्फा माइनस ही आएगा ना इसका मान, तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो इसका अनुपात क्या निकल के आया, इसका जो अनुपात निकल के आया यहाँ पे लेमडा ई बटे लेमडा इन्फिनिटी बराबर किसके बराबर आ गया, अल्फा के बराबर आ गया। ये अल्फा के बराबर हो जाएगा। अल्फा क्या है, तो अल्फा को ध्यान में रखना है कि अल्फा क्या होता है, यहाँ पर विघटन के मात्रा को दर्शाता है। विघटन मतलब क्या होता है, टूटना। मतलब अल्फा जो है इसमें से एक डाले थे, एक में से अल्फा मान क्या हो गया, टूट गया, वो आयन के रूप में पहले बना लिया जब ये सीमांत की स्थिति पर नहीं था तब, तो वही विघटन के मात्रा को दर्शाता है अल्फा। तो इसका अनुपात जो होता है वही अल्फा के बराबर होता है, ध्यान में रखिएगा। दोनों बात समझ में आया। जब हम लोग तुल्यांक चालकत्व का बात करते हैं तो उसमें हम लोग अभी आयतन को बढ़ाते नहीं है, जितना आयतन में डुबाया रहता है तो उसमें हम लोग मानते हैं कितना मात्रा में ये टूटा है, जो हम यहाँ पे डाले हैं विद्युत अपघटनीय पदार्थ कंटेनर के अंदर, वो कितना मात्रा में टूटा है। तो कितना मात्रा में टूटा है, तो इसमें से एक था टोटल, एक में से अल्फा मात्रा इसका क्या हो गया, टूट गया, बाकी के बाकी बचा हुआ रहता है। लेकिन जब सीमांत की स्थिति पर पहुंचते हैं उसमें क्या करते हैं, आयतन को मिलाते जाते हैं, आयतन को बढ़ाते जाते हैं, तो उस स्थिति में क्या होती है, ये पूरी तरह से 100% टूट जाता है। 100% टूटेगा। अब इसका निकालने का तरीका क्या है, अगर हम लोग तो यहाँ पर चालकत्व का बात करेंगे तो जो भी यहाँ पे जितना टूटा हुआ रहता है उस टूटा हुआ पार्ट से क्या करते हैं, इसका जो मूलक चालकत्व होता है उससे क्या होता है, गुना होता है, और उसी से गुना करके क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, तो टोटल निकल के आता है। और इसमें ये पूरी तरह से टूट गया, मतलब 100% टूट गया, तो एक एक था, शुरू में हम एक माने थे, तो एक एक से गुना करके निकालते ये आ गया, दोनों का अनुपात लिए, अनुपात का मान अल्फा के बराबर निकल के आ गया। आगे है कोलरॉस के नियम। इन्होंने एक नियम दिया, किसी विद्युत अपघटनीय के अनंत तनु विलयन का तुल्यांक चालकत्व उसके धनायन और ऋणायन के चालकत्व के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब देखिए बात किया जा रहा है कि अगर हम लोग बात करते हैं विद्युत अपघटन अनंत तनु विलयन, अनंत तनु विलयन किसको बोलेंगे, वही सीमांत वाला। अनंत तनु विलयन मतलब क्या, कि उसको इतना ज्यादा तनु कर दिए, तनु का मतलब समझाया है ना, उसमें क्या करना, विलायक की मात्रा को बढ़ाना। तो विलायक की मात्रा को इतना ज्यादा बढ़ा दिए कि पूरा कहाँ पे पहुंच गया, अनंत पे पहुंच गया, तो उसी को हम लोग बोले अनंत तनु विलयन, मतलब पूरी तरह से उसको तनुकरण कर दिए। तो उसके से बताया जा रहा है कि तुल्यांक चालकत्व का मान जो होगा वो किसके बराबर होगा। तो उसके समय जो तुल्यांक चालकत्व का मान होगा, तो बताया जा रहा है कि धनायन का तुल्यांक चालकत्व होगा, जो ऋणायन का तुल्यांक चालकत्व होगा, उसी के योगफल के क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो अभी हम लोग पढ़े कि अगर हम लोग अनंत पे चले जाते हैं तब हम लोग तुल्यांक चालकत्व को हम लोग किससे दर्शाते हैं, इन्फिनिटी से दर्शाते हैं। यहाँ पर भी वही एग्जांपल लेकर दिखा सकते हैं कि ए जो था ये टूट गया, ये 100% टूटा है, ए प्लस ए बी जो था टूटा ए प्लस और बी माइनस में। अब ऐसा है कि ये अनंत तनु विलयन है, मतलब ये 100% टूटा है। और जब 100% टूटेगा तभी बताया कि अगर हम लोग धनायन और ऋणायन का मान लेते हैं, तो मान लेते हैं यहाँ पे ऐसे लिख लेते हैं, जो यहाँ पे लेमडा प्लस होगा ये किसका होगा, तो धनायन का होगा, धनायन का तुल्यांकी चालकत्व, और जो लेमडा माइनस होगा वो ऋणायन का होगा, ऋणायन का तुल्यांकी चालकत्व। ये धनायन और ऋणायन का मान लीजिए। और वैसे कि 100% टूटता है तो ये डायरेक्ट जुड़ेगा, तो टोटल जो चालकत्व होगा जो सीमांत पे पहुंच जाता है तो इसको हम इन्फिनिटी से दर्शाते हैं, तो ये दोनों का क्या होता है, योगफल के बराबर होता है। बस यही नियम किसके द्वारा ये बताया गया, कोलरॉस के द्वारा बताया गया कि अगर हम लोग कोई पदार्थ को सीमांत पे पहुंचा देते हैं, अनंत पे पहुंचा देते हैं,
उस केस में जो आयन होता है 100% टूटता है। पहले तो ये ध्यान में रखना है, कोई भी अगर पदार्थ हम विद्युत अपघटनीय पदार्थ होगा वो 100% टूटेगा। 100% जब टूटेगा तो बताया जा रहा है कि जो तुल्यांकी चालकत्व धनायन का होगा और जो तुल्यांकी चालकत्व ऋणायन का होगा, अगर कुल चालकत्व निकालते हैं तो दोनों के योगफल का क्या होंगे, बराबर होंगे। बस इतना सा बात ध्यान में रखना है। और ये हमेशा बता रहे हैं कि हम लोग सीमांत का मतलब ही है कि हम लोग सीमांत इसलिए पहुंचा रहे हैं कि जो अगर दुर्बल वगैरह क्या रहता है, दुर्बल विद्युत अपघटनीय पदार्थ होता है वो भी क्या होता है 100% टूट जाता है। अब इसको हम एक एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए लोग क्या दिया हुआ है। देखिए, सबसे पहले सबका फार्मूला पता होना चाहिए। पहले लिखा हुआ सोडियम एसीटेट। तो सोडियम एसीटेट किसको बोलते हैं? सोडियम एसीटेट कहते हैं CH3CONA को कहते हैं। ठीक, दूसरा क्या नाम है, ये तो शायद आप लोग को जरूर पता भी होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसको बोलते हैं? HCl को कहते हैं। तीसरा भी पता ही होगा, सोडियम क्लोराइड किसको कहते हैं? NaCl को कहते हैं। लास्ट में एक नाम दिया हुआ है जिसका निकालना है एसिडिक अम्ल। एसिडिक अम्ल ये किसको बोलते हैं? CH3COH हो जाते हैं। यहाँ पर Na होता है, यहाँ पर क्या होता है? H होता है। बस इतना अंतर होता है। तो ये चारों का हम नाम यहाँ पर दर्शा दिए। पहले अलग अलग ये तीनों का दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है और इसका दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? तो तुल्यांकी चालकत्व का मान दिया हुआ है अनंत तनु विलयन पे, मतलब सीमांत पे पहुंचाया हुआ है। ठीक, तो इसका तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ है। इसका तुल्यांकी चालकत्व को अगर यहाँ पर ऊपर में एक डैश दे देते हैं उससे भी दर्शा सकते हैं, नहीं तो एक और तरीका होता है उससे भी हम लोग दर्शा सकते हैं। कभी कभी ऐसे लेमडा लिख के ये पूरा नाम ही इसके नीचे लिख दिया जाता है। नहीं सुनिएगा मेरा बात, हम क्या बोल रहे हैं, लेमडा लिख के ये पूरा नाम ही इसका लिख दिया जाता है, उससे भी ऐसे दर्शाया जाता है। इससे पता चलता है कि ये इसी का क्या है, तुल्यांकी चालकत्व का मान दिया हुआ है। शायद बुक में भी वैसे लिखा है क्या, कहीं कहीं पर हम देखते हैं कि वैसे भी लिखा हुआ रहता है। तो यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है उस प्रकार से, शायद नहीं लिखा हुआ। चलिए यहाँ पे इसका हम कुछ नाम ही दे देते हैं, यहाँ पे इसको 1 लिख देते हैं, सबसे अच्छा रहेगा। अब ये किसका मान है, ये इसका दर्शा देते हैं, इसका मान दिया हुआ है, इसका तुल्यांकी मान दिया हुआ। सबसे पहले आयन के रूप में तोड़ते हैं। ध्यान सुनिएगा लोग मेरा बात, इसको आयन के रूप में टूटता है। कैसे टूटेगा ये, तो CH3CONA, ये जब हम लोग इसको विलयन में डालते हैं तो ये आयन के रूप में टूटेगा CH3COO माइनस, अब प्लस में क्या बनेगा, Na प्लस बनेगा। ठीक है, तो यहां से अगर इसका तुल्यांकी मान दिया हुआ है, इसका दिया हुआ है, ठीक, और ये हमको नहीं दिया हुआ है, इस तरह से ये टूटता है। दूसरा हम लोग HCl को तोड़ेंगे। HCl कैसे टूटेगा, आपको एक बार में समझ में नहीं आता है। हम क्या बोल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता है। कुछ करने से मतलब क्या है, क्या होता है, ये टूटता है H प्लस और Cl माइनस में। तीसरा है NaCl, इसके भी पता है किससे टूटता है, Na प्लस Cl माइनस में। अब देखिए इसका 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 तुल्यांक दिया हुआ है, तीनों का ये दिया हुआ है, निकालना किसका है, इसका निकालना है। देखिए ये आएगा कब, अगर इसको इसका आयन देखेंगे तो ये कैसे टूटता है,
CH3COH माइनस और H प्लस में टूटता है। तो अगर हमको इसमें से कौन आ जाए, इसको ऐसे जोड़े घटाए कि CH3COH माइनस और H प्लस आ जाए और बाकी कट के खत्म हो जाए। इधर 6 को दिख रहा है ना, इसको कैसे 3 को समीकरण बन रहा है जिसमें जोड़े घटाए, जिससे ये क्या हो जाए कि सिर्फ ये और ये बचा रहे और Cl और Na प्लस क्या हो जाए, कट जाए। समीकरण 3 को यहाँ पर बनेगा, तीनों में से हम ऐसे इसको जोड़े घटाए किस प्रकार से हमको देखने को मिले। देखिए, अगर हमको ये दोनों चाहिए तो ये दोनों को जोड़ दे, पहला दूसरा समीकरण को जोड़ दे और तीसरा वाला को घटा दे। तो ये दोनों को जोड़ेंगे तो ये दोनों प्लस में रहेगा, घटाएंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो यही हम काम करने वाले हैं कि इसमें ये दोनों समीकरण को क्या करने वाले हैं, तो इसको हम लिख देते हैं ऐसे, समीकरण 1 और ये है समीकरण 2 और ये है समीकरण 3। तो यहाँ से यही काम करते हैं, समीकरण 1 प्लस 2 और 3 को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो अगर ये दोनों को जोड़ेंगे तो इधर क्या आएगा, CH3CONA, ठीक है। अब प्लस में क्या आएगा, HCl, और यहाँ पे ये माइनस में आएगा NaCl। इधर का बात करेंगे तो इधर देखिए, अगर सबको जोड़ते तो ये दोनों क्या होगा, जुड़ेगा, ये दोनों प्लस में रहेगा, ये दोनों क्या आएगा, माइनस में, जिससे Na से Na कट जाएगा, Cl से Cl क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो सिर्फ दो चीज बचेगा, CH3CO माइनस और प्लस में H प्लस। हमको पता है कि यही दोनों मिलके क्या बनाएगा, CH3COH बनाएगा, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एसिटिक अम्ल कहेंगे। और यहाँ पे सबका सीमांत जो मान दिया है सबका मान रख देते हैं। तो पहला का यहाँ पर दिया हुआ है कितना है, 91, दूसरा का कि दिया हुआ है 426.16 और तीसरा का दिया हुआ है 126 तो पहले CH3CONA का दिया हुआ है, इसका मान कितना है 91, दूसरा HCl का दिया हुआ है 426.16 दिया हुआ है, फिर यहाँ पर माइनस करना है, इसको कितना दिया हुआ है, इतना दिया हुआ है। और इधर बात करेंगे तो यही जो है यही क्या बनने जाएगा मेरा, CH3COH बन जाएगा, ठीक है। तो यही क्या हो जाएगा, यही हमारा बन जाएगा CH3CO, इसका निर्माण हो जाएगा और इसी से इसका सीमांत निकल के आ जाएगा। तो अब देख लीजिए लोग कितना आएगा, इसको 51 91 जोड़ेंगे, इसमें तक कितना जुड़ेगा, 1 6 6 1 7 9 2 11 के एक हाथ में 1 4 1 5, ये घटेगा 126.45 और यही सीमांत वाला को तैसे इसको दर्शा देते हैं, इसका कुछ भी नाम दे देते हैं, चलिए ऐसे लिख देते हैं। इसको जोड़ कर निकाल दीजिए तो कितना आ जाएगा, घटा के, तो घटा के इसको लिखते हैं तो दशमलव के बाद इसमें भी 2 अंक है, इसमें भी 2 अंक है, 6 में से 5 जाएगा, 1 में से 4 नहीं जाएगा, हासिल लेंगे, 11 में से 4 जाएगा 7, यहाँ बचेगा कितना 6 में से 6 जाएगा 0, फिर यहाँ पर 1 है, 1 में से 2 नहीं जाएगा तो 11 में से 2 जाएगा 9, यहाँ पर 4 बचा है, 4 में से 1 जाएगा 3, तो यही मेरा मान निकल के आ जाएगा। और इसका मात्रक भी देख सकते हैं, मात्रक इसका क्या दिया हुआ है, पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पर इक्विवेलेंट लिखा हुआ है, इक्विवेलेंट का मतलब है कि तुल्यांकी भार निकाल रहे हैं उसका इनवर्स, यहाँ से लिख सकते हैं का मात्रक है ओम पर ओम सेंटीमीटर स्क्वायर और इक्विवेलेंट यहाँ पर लिखा हुआ है इक्विवेलेंट का इनवर्स, तो इस तरह से इसका मात्रक निकल के आएगा, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे अलग अलग 3 समीकरण का क्या दिया था, तुल्यांकी चालकत्व दिया हुआ था, जब अनंत तनु विलयन होता है तब, तो तीनों का अलग अलग यहाँ पे दिया हुआ था। पहले तीनों का आयन के रूप में तोड़ दिए, आयन के रूप में तोड़ने के बाद यही देखना होता है किसमें से जो घटाए जोड़े, जो निकालना है वो मेरा आ जाए, तो हमको यही चाहिए था। इसका हमको पता है कि ये टूटता है CH3CO माइनस H प्लस में, तो हमको यही 2 बचाना था और बाकी ये चारों को क्या करना था, यहाँ से हटाना था। तो यहाँ क्या किया, समीकरण 1 और समीकरण को 2 को जोड़ दिया और तीसरा को क्या कर दिया, घटा दिए, तो ये दोनों कट के हट गया और जिससे ये बच गया, जिसका इसका यहाँ पर सीमांत मान निकल के आ जाएगा। अब जो हम लोग पढ़ना है
नया टॉपिक पढ़ना है, जिसमें हम लोग क्या चीज़ पढ़ना है। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे विद्युत अपघटनीय सेल के बारे में पढ़ रहे थे। विद्युत अपघटनीय सेल में हम लोग क्या कर रहे थे कि कोई भी पदार्थ को विद्युत अपघटनीय करा रहे थे। विद्युत अपघटनीय कराने के लिए बाहर से हम लोग क्या कर रहे थे, बाहर से सोर्स जोड़ रहे थे, जिससे हम लोग क्या रहा था, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रहा था। अब हम लोग पढ़ने वाले कि बैटरी काम कैसे करता है, बैटरी के अंदर से क्या होता है कि बाहर में हम लोग क्या देखने को मिलता है, करंट फ्लो हो जाता है। तो हम लोग ये देखने वाले हैं कि बैटरी के अंदर में क्या होता है, जिससे बाहर में क्या हो जाता है, करंट फ्लो होता है। तो बैटरी के अंदर असल में क्या होता है, तो उसके बारे में हम लोग जानना है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक सेल के नाम से जानते हैं। तो पहले से पता है कि यहाँ पे क्या है, विद्युत रासायनिक सेल के बारे में पढ़ना है। तो विद्युत रासायनिक सेल वे है जिनमें रासायनिक अभिक्रिया कराकर विद्युत ऊर्जा उत्पन्न की जाती है। तो पहले से हम लोग डिफिनेशन पहले से ही बता दिए थे कि आप लोगों को दो प्रकार का सेल पढ़ना है। एक हम लोग विद्युत अपघटनीय सेल पढ़ना है, जिसमें हम लोग को क्या देखने को मिलता है कि विद्युत ऊर्जा को किसमें बदला जाता है, रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। अब हम लोग को जो देखना है वो क्या है, विद्युत रासायनिक सेल देखना है। विद्युत रासायनिक सेल में क्या होता है, विद्युत रासायनिक सेल का बात करेंगे तो उसमें क्या देखने को मिलता है, रासायनिक अभिक्रिया कराकर क्या किया जाता है, विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया कराकर हम लोग विद्युत ऊर्जा का निर्माण करते हैं, जैसे बैटरी से होता है। बैटरी के अंदर क्या होता है, रासायनिक अभिक्रिया होता है, जिससे हम लोग को विद्युत ऊर्जा का निर्माण होता है। सिर्फ एक ही बड़ा वाला बैटरी से ही नहीं होता है, बहुत जगह हम लोग देखते हैं, रिमोट बैटरी देखते हैं, गाड़ी का बैटरी देखते हैं, सब अलग अलग प्रकार के बैटरी होता है, जिससे क्या होता है, तो उसके अंदर में रासायनिक अभिक्रिया होते रहता है। तो कोई रासायनिक अभिक्रिया बहुत स्लो होता है और कोई रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है, बहुत फास्ट होता है। जैसे कि हम लोग देखने को मिलता है कि बहुत जगह रासायनिक अभिक्रिया होता है जो बैटरी चार्जेबल होता है, कुछ बैटरी क्या होता है, चार्जेबल नहीं होता है। क्या करूं? तो हम लोग देखते हैं कि बैटरी जो होता है, कुछ हम लोग क्या कर पाते हैं कि बैटरी का जो हम लोग क्या बोलते हैं, घड़ी वाला बैटरी होता है। घड़ी वाला बैटरी एक बार खत्म हो जाता है तो फिर नहीं होता है। तो हम लोग घड़ी वाला जो बैटरी देखते हैं, असल में उसमें भी अभिक्रिया होते रहता है, लेकिन उसमें जो अभिक्रिया होता है बहुत स्लो होता है। उसमें जो अभिक्रिया होता है, तो देखते हैं उस तब अभिक्रिया करके वो फुल के लास्ट में क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। अभिक्रिया करके लास्ट में फुल के क्या हो जाता है, बैटरी खराब हो जाता है। इस प्रकार का हम लोग देखने को मिलता है। गोली बात पता है जब से बैठा है तुम्हारे चलते कितना लोग तुम्हारे चक्कर में रह रहा है, क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, कितना देर मोबाइल चला, तुम क्या कर रहा है यहाँ पे, ये बताओ। काहे के लिए रखा है हाथ में, उस टाइम से मोबाइल के लेकर क्या कर रहा था, काम था ना। अगले यहाँ इतना घर दूर नहीं है कि मोबाइल का जरूरत पड़ेगा कि मोबाइल पर कॉल करे। क्लास आता है उतना देर के लिए मोबाइल साइलेंट रखो, तो मोबाइल लेके मत आओ। आएगा लोग तो आना होगा, तो यहाँ पर कोचिंग पे आएगा, गेट पर आएगा, हम खुद ही बात करा देंगे, काम पड़ेगा तो। और पढ़ाई लिखाई तो करना नहीं उसमें, और उसमें बदमाशी करते रहना है बीच में बैठ के। अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, कुछ पता है, क्या पढ़ रहे हैं, कुछ भी पता है?
तो जो बैटरी का हम लोग यूज करते हैं तो बैटरी के अंदर ध्यान में रखिएगा लोग, रासायनिक अभिक्रिया होता है और वही रासायनिक अभिक्रिया क्या करता है, विद्युत ऊर्जा में बदलता है। रासायनिक अभिक्रिया के दौरान बैटरी खराब भी होता है, धीरे धीरे उसका डैमेज हम लोग देखने को मिलता है। क्यों खराब होता है वो भी हम लोग देखने वाले हैं, तो देखने को मिलता है। तो ये पहला बात ये सिंपल ध्यान में रखना है, जो रासायनिक विद्युत रासायनिक सेल होता है उसमें क्या होता है कि रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदला जाता है, और जो विद्युत अपघटनीय सेल होता है उसमें क्या होता है, विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदला जाता है। पहले ये दो बात ध्यान में रखना है। तो अगर हम लोग बात करते हैं सबसे पहले विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण, तो अगर विद्युत रासायनिक सेल का निर्माण का बात करते हैं तो विद्युत रासायनिक सेल बनता कैसे है, इसमें क्या क्या चीजों की जरूरत पड़ता है उसके बारे में हमको समझना है। तो अगर विद्युत रासायनिक सेल का बारे में समझना है तो हम लोग पहले इसमें क्या करना पड़ता है, 2 बीकर लेना पड़ता है। बीकर मतलब कोई भी क्या हो सकता है, कंटेनर हो सकता है, छोटा मोटा कोई भी। 2 बीकर लेना रहता है, एक में विलयन लेते हैं किसका, ZnSO4 का, दूसरा में एक लेते हैं CuSO4 का, और दोनों का मात्रा का बात करेंगे, इसमें भी 1 m लेते हैं, 1 मोलर मात्रा लेते हैं, इसमें भी 1 मोलर मात्रा लेते हैं। 2 कंटेनर लेते हैं, दोनों में ये दोनों का विलयन होता है। ये दोनों का दोनों कैसा होता है, तो आयनिक पदार्थ होता है, आयन के रूप में क्या होता है, टूटता है। अब दोनों बीकर के अंदर क्या किया जाता है, इलेक्ट्रोड लगाया जाता है। इसमें भी एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे, इसमें भी क्या करेंगे, एक इलेक्ट्रोड लगाएंगे। इलेक्ट्रोड के बारे में समझा दिए, कोई भी धातु का हो सकता है, लेकिन ये इसमें कौन धातु टूटेगा, इसमें Zn2+ धातु क्या होगा, टूटेगा। इसमें कौन, कॉपर टूटेगा, इसमें जिंक और इसमें कॉपर टूटेगा। इसमें जिंक टूटेगा, इसलिए इसमें इलेक्ट्रोड भी जो रड लगाएंगे वो किसका होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। और इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाएंगे वो किसका होना चाहिए, कॉपर का ही होना चाहिए। तो इसमें कॉपर का विलयन है, इसलिए जो इलेक्ट्रोड होना चाहिए वो भी कॉपर का ही होना चाहिए। और इसमें जिंक का विलयन है तो इलेक्ट्रोड भी किसका होना चाहिए, जिंक का ही होना चाहिए। दोनों के विलयन में थोड़ा सा का अंतर होता है। दोनों के विलयन में अंतर क्या होता है, इसका अगर विलयन में बात करेंगे तो इसमें क्या करता है, जो जिंक का रड होता है वो जिंक को अपने अंदर से क्या करता है, बाहर निकालता है, और 2 इलेक्ट्रॉन रख कर Zn2+ को विलयन में भेज देता है। और इसमें क्या करता है कि जो कॉपर होता है, तो कॉपर जो होता है विलयन से कॉपर निकल के आता है इसके इलेक्ट्रोड पे, और विलयन से Zn2+ आके यहाँ से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है इसके, लेकर इसमें यहाँ पे क्या हो जाता है, इससे आके यहाँ पे जुड़ जाता है कैथोड से। सिंपल हम लोग इसमें अगर अभिक्रिया का बात करेंगे तो सबसे पहले ये क्या होता है, ध्यान में रखिएगा लोग, Zn2+ और ZnSO4 का बात करते हैं। जैसे ये ZnSO4 है, इसको विलयन में डालते हैं, ये टूटता कैसे है, Zn2+ और प्लस में क्या होता है SO4, 2- में क्या हो जाता है, टूट जाता है। तो पहले ये ध्यान में रखना है, ZnSO4 का बात करें, Zn2+ SO4 2- में टूट जाता है। तो इस प्रकार से टूटता है। तो यहाँ पर ये इसमें ऐसे टूटेगा, इसमें क्या टूटेगा, तो इसमें टूटेगा CuSO4 है ना, तो CuSO4 जो है ये टूटेगा Cu2+ और यहाँ पर SO4 2- में क्या होता है, टूट जाता है। तो ये दोनों विलयन में जैसे ही डालेंगे ये इस प्रकार से टूट जाएगा। अब जो इसमें इलेक्ट्रोड लगाया है किसका है, जिंक का है। इसमें जो इलेक्ट्रोड लगाया है किसका है, कॉपर का है। अब इसमें एक दूसरे के उल्टा होता है। इसमें जो जिंक होगा, ध्यान सुनिएगा मेरा बात, इसमें जो जिंक होता है, इसमें से एक जिंक क्या होता है, बाहर निकलता है। लेकिन जिंक बाहर कैसे निकलता है, इलेक्ट्रोड से जिंक टूटता है। इस वाले रड से क्या होगा, रड किसका है, जिंक का है। जिंक में से बहुत सारा जिंक होगा, इसका परमाणु तो बहुत सारा होगा जिंक का ना। इसमें से क्या होगा कि एक जिंक निकलेगा, जिंक निकलने के बाद ये क्या होगा, जिंक कैसे निकलेगा, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन का दान करके निकलेगा। इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। अब ये करता क्या है कि ये जो इसका जिंक ब्रेक हुआ, एक जिंक, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, अपने पास रख लेता है, दोनों इलेक्ट्रॉन को। और जिंक जो 2+ बना उसको किसमें भेज देता है, विलयन में भेज देता है। Zn2 जो प्लस बना उसमें भेज दिया, विलयन में भेज देता है। तो इसको विलयन में भेज देगा। यहाँ से जो 2 इलेक्ट्रॉन मिला, यही इलेक्ट्रॉन क्या करता है, आगे की ओर स्थानांतरित होता है। यही इलेक्ट्रॉन क्या होता है, आगे की ओर स्थानांतरित होता है। अब यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे क्या होगा, ऊपर की ओर बढ़ेगा, इलेक्ट्रॉन का फ्लो इधर से होना शुरू हो जाएगा।
अब ये तार जुड़ा हुआ है, यहाँ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, तो एक ही जिंक तो नहीं टूटेगा ना, धीरे धीरे इसमें जितना भी जिंक होगा एक एक क्या होते जाएगा, टूटते जाएगा, और टूट के यहाँ पे क्या होते जाएगा, ये यहाँ पर बढ़ते जाएगा और आगे की ओर स्थानांतरित होते जाएगा। इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पहुंचेगा कैथोड वाला पे, यहाँ पे कैथोड अभी नहीं बोले, बाद में इसको समझाएंगे। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इस पे आया, इस रड पे, ये कॉपर का छड़ है, इस पर इलेक्ट्रॉन आया, इस पर इलेक्ट्रॉन आता है यहाँ पे कॉपर में। अभी बताया कि ये टूटेगा, ये बिलियन है, यहाँ पे किसका है, CuSO4 का, इसमें बिलियन है, तो इसमें क्या होगा, कॉपर 2+ में क्या होगा, टूटेगा। अब इसमें बिलियन के अंदर कॉपर 2+ है, इलेक्ट्रॉन जैसे ही आएगा इलेक्ट्रॉन की ओर ही बढ़ेगा, जो इलेक्ट्रॉन उधर से आया हुआ रहेगा ये कॉपर क्या करता है, गेन करता है, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ले लेगा और किसका निर्माण कर लेगा, कॉपर का। तो यहाँ पर क्या होगा, ये बिलियन से कॉपर 2+ जाएगा, यहाँ पर क्या बन जाएगा, कॉपर बन जाएगा। अब यहाँ पर क्या होगा, कॉपर और इस पर ऊपर बढ़ना शुरू हो जाएगा, कॉपर का ये छड़ था एक, और अब यहाँ पे बिलियन से कॉपर जाना शुरू हुआ, कॉपर इस पर क्या होने लगेगा, इस रड पे आना शुरू हो जाएगा, जितना भी बिलियन में कॉपर होगा कॉपर 2+ सब इस पर आना शुरू हो जाएगा। लेकिन यहाँ से ये रड क्या होते जाएगा, इसमें से जिंक बाहर निकल जा रहा है ना, तो ये रड पतला होते जाएगा और ये रड क्या होते जाएगा, मोटा होते जाएगा। तो यहाँ पे इस प्रकार से अंदर में देखने को मिलता है, एक रड क्या होते जाता है, पतला होते जाता है, और एक रड क्या होते जाता है, मोटा होते जाता है। इसके पहले ही बताए थे कि विद्युत अपघटनीय पदार्थ में जो प्लस वाला होता है उसको हम लोग क्या कहते थे, एनोड कहते थे, और जो माइनस वाला होता था उसको हम लोग क्या कहते थे, कैथोड कहते थे। लेकिन यहाँ पर उल्टा हो जाता है, अब यहाँ माइनस वाला को हम लोग क्या कहते हैं, एनोड कहते हैं, और प्लस वाला को क्या कहते हैं, कैथोड कहते हैं। तो ये अंतर जरूर ध्यान में रखिएगा लोग, कब जब हम लोग किसका बारे में पढ़ते हैं, रासायनिक सेल के बारे में पढ़ते हैं तब। तो इस तरह से जो जिंक वाला रड होता है वो पतला होते जाता है और ये मोटा होते जाता है। तो ये धीरे धीरे फूल जाता है रड। तो बहुत सारा सेल देखिएगा बैटरी का, तो एक तरफ क्या होता जाता है, फूल जाता है, एक तरफ क्या जाता है, पतला होता है, अंदर के क्या जाता है, खत्म हो जाता है। तो इस प्रकार से हमको उसके अंदर में इस प्रकार का विक्रिया हमको देखने को मिलता है। और ये यहाँ से ये एक क्या लगा हुआ रहता है, लौंग से तो जुड़ा हुआ रहता है, जो कि किस आकार का रहता है, यू नली का रहता है। अब ये किस लिए जुड़ा हुआ रहता है, तो ये जुड़ा रहता है, एक तो इसमें पूरा परिपथ को पूरा करने के लिए, विद्युत परिपथ पूरा होगा तभी जाकर क्या होगा, फ्लो होगा ना इलेक्ट्रॉन का, यह धारा प्रवाहित होगा। यहाँ पर यह वोल्ट मीटर लगा हुआ है मापने के लिए कि इसके बीच में कुछ विभवांतर उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो विभवांतर उत्पन्न होता है। ये लौंग सेतु का काम क्या होता है, तो लौंग सेतु का काम होता है, तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होता है कि ये इससे ये दोनों बीकर को क्या करता है, कनेक्ट करता है, जोड़ता है। उसके बाद इसमें ऐसा पदार्थ डाल के रखते हैं कि दोनों में क्या होता है, विद्युत उदासीनता को बनाए रखे। विद्युत उदासीनता का मतलब यहाँ पर क्या है कि अब यहाँ पर बात करते हैं, इसमें क्या आ रहा है कि Zn2+ का मात्रा यहाँ पर आयन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ से टूटा, यहाँ पे जिंक टूटा, टूटने के बाद इलेक्ट्रॉन ले लिया और Zn2+ को इसमें क्या कर दिया, बीकर में भेज दिया। इसमें Zn2+ का मात्रा क्या होते जाएगा, बढ़ते जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए ऑब्वियस है कि इसमें धनायन का मात्रा क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। इसको बैलेंस करने के लिए जो लौंग सेतु होता है उसमें कुछ पदार्थ होता है, तो ऋणायन को क्या करेगा, इसके थ्रू भेजेगा और धनायन ऋणायन को क्या कर देता है, बैलेंस कर देता है। और इसमें देखिए, इसमें क्या टूटा था, SO4 2- और Cu2+ में टूटा था इसके बिलियन। लेकिन Cu2+ कहाँ पे चला गया, क्षार पे चला गया, इलेक्ट्रॉन लेके कॉपर का निर्माण कर लिया। तो इसमें किसका मात्रा बढ़ने लगेगा, ऋणायन का मात्रा बढ़ने लगेगा। तो लौंग सेतु जो होता है धनायन को इधर भेजता है और ऋणायन को इधर भेजेगा। ऋणायन को इसलिए इधर भेजेगा कि इसको क्या करेगा, धनायन वाला को खत्म करेगा, और धनायन को इसमें इधर भेजेगा इसलिए कि ऋणायन वाला को क्या करेगा, खत्म करेगा। तो इस तरह से एक दूसरे को विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए भी लौंग सेतु क्या करता है, काम करता है। तो ये पूरा सिस्टम है विद्युत रासायनिक सेल का, और इसी प्रकार से ये काम करता है। इसमें इस प्रकार से सेल का निर्माण किया जाता है। बैटरी के अंदर पहले जो 12 वोल्ट का बैटरी बनता था उसमें देखते हैं लोग बहुत सारा अलग अलग सेल बनाया हुआ रहता है, तो सब में अलग अलग विद्युत अपघटनीय पदार्थ रहता है, एक दूसरे से क्या रहता है, जुड़ा हुआ रहता था। तो एक दो बात ध्यान में रखना है कि हम लोग जिसका भी बिलियन, यहाँ पे बिलियन लिए है, तो बिलियन में क्या डाले, ZnSO4, और जिसका बिलियन लेंगे तो इसमें आयन के रूप में जो निकलता है Zn2+ आयन के रूप में निकलता है। तो इसमें इलेक्ट्रोड जो लगाएंगे, रड जो लगाएंगे, वो कैसा रड लगाएंगे, जिंक का लगाएंगे, ठीक। और इसमें कॉपर निकलता है तो इसमें कैसा रड लगाएंगे, कॉपर का। दोनों जिंक और कॉपर में यही रिएक्टिविटी में अंतर होता है कि जो जिंक होगा
वो जिंक जो रड होगा वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन अपने अंदर से क्या करेगा, एक जिंक से इलेक्ट्रॉन निकाल के इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा, मतलब जो रड होगा इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करेगा और जिंक प्लस को क्या करेगा, विलयन में भेज देगा। और कॉपर का उसका जस्ट उल्टा होता है, इसमें कॉपर जो होगा वो क्या करेगा, तो कॉपर वाला में इधर से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इस इलेक्ट्रॉन आएगा तो ये इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करने Cu2 प्लस जाता है, विलयन से Cu2 प्लस जाएगा और Cu2 प्लस जाके यहाँ पर इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर का निर्माण कर लेगा। और यहाँ पे इस पर कॉपर के ऊपर लेयर बनने लगता है, तो कॉपर का लेयर बढ़ जाता है तो ये मोटा होने लगता है और ये जिंक टूट रहा है बार बार, तो जिंक टूटने के दौरान यहाँ पे क्या हो रहा है, तो यहाँ से क्या हो रहा है, ये पतला होते जाता है ये रड। लवण सेतु का काम याद रखिएगा लोग, आगे भी लवण सेतु का काम यहाँ पे लिखा हुआ है। इसमें जो होता है लवण सेतु के अंदर क्या क्या मिश्रित होता है, तो KNO3 देखने को मिलता है, KCl देखने को मिलता है, NH4 NO3 देखने को मिलता है। तो ये भी आयनित ही होता है, आयन के रूप में टूटता है, लेकिन बशर्ते ध्यान में रखना आयन के रूप में टूटने के बाद इधर वाला ऋणात्मक को भेजता है, उधर किसमें भेजता है, धनात्मक को भेजता है, दोनों तरफ विद्युत उदासीनता को बनाए रखने के लिए। तो ये बैटरी के अंदर इस प्रकार से ये अभिक्रिया चलते रहता है, ये जब तक चल देगा उस टाइम तक ये काम करते रहता है बैटरी में। यहाँ पर जब तक इसमें जिंक उपस्थित है, जब तक उसमें उधर कॉपर है, तो जब तक ये विलयन में जितना मात्रा में रहेगा काम करते रहेगा। जैसे कि यहाँ पर CuSO4 क्या कर रहा है, तो यहाँ पर कॉपर इसका क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन देने जा रहा है, तो हो सकता है धीरे धीरे जाके यहाँ पर क्या होगा, Cu का मात्रा खत्म हो जाएगा। लेकिन हमको पता है कि बहुत सारे बैटरी को क्या किया जाता है, चार्ज किया जाता है, चार्ज करके उसी का मात्रा को फिर बढ़ाने के लिए चार्ज किया जाता है, तो उसमें भी फिर चार्ज करके फिर से क्या करते हैं, फिर यूज करते हैं। लेकिन ये धीरे धीरे मतलब डैमेज भी होते जाता है। अगर हम लोग बात करेंगे पूरा हमेशा के लिए तो होता नहीं है, कोई भी बैटरी धीरे धीरे क्या हो जाता है, वो डैमेज होते जाता है। तो ये चीज दिया हुआ है कि दो इलेक्ट्रोड हमको देखने को मिलता है, एक जिंक का इलेक्ट्रोड, एक क्या होता है, कॉपर का इलेक्ट्रोड होता है। जिंक वाला के बारे में बता दें कि जिंक वाला इलेक्ट्रोड जो रहता है, जिंक जो होता है घुलकर विलयन में चले जाने लगता है, जिसके इसके क्या होता है विलयन में सांद्रता बढ़ जाता है, किसका, Zn2+ का। इसलिए Zn जो होता है वो घुल जाता है और उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाता है। इसमें क्या होता है, तो विलयन में उपस्थित प्रत्येक Cu2+ आयन इलेक्ट्रोड से 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करके किसका निर्माण कर लेता है, कॉपर का निर्माण कर लेता है। तो अभी यहाँ पर बताए कि पहला जो होता है जिंक इलेक्ट्रोड जो होता है ये टूटता है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता है एक साथ। जब भी कोई इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है तो वो ऑक्सीकरण होता है कि अवकरण होता है अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन का त्याग कौन करता है, नहीं याद है आप लोग को, ऑक्सीकरण होता है। जो इलेक्ट्रॉन का त्याग करता है वो ऑक्सीकरण होता है। और यहाँ पे कॉपर क्या कर रहा है, तो दूसरा था कि कॉपर 2+ इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, ये कॉपर का निर्माण कर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन का गेन करता है वो क्या होता है, अवकरण होता है। इस बात को ध्यान में रखिए, हर एक जगह आएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, ये त्याग हो रहा है, और ये यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का क्या हो रहा है, एक्सेप्ट हो रहा है। अब ये दोनों को अगर पूरा सेल का अभिक्रिया देखें तो दोनों को जोड़ देंगे। अच्छा एक और बात ध्यान में रखिएगा लोग, ये दोनों को अलग अलग जब वीकर लेते हैं तो उसको हम अर्ध सेल बोलते हैं, उसका नाम देते हैं क्या, अर्ध सेल कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे 2 वीकर का यूज किए हुए, ये वाला ये आधा ये कहलाएगा तो इसको हम अर्ध सेल कहेंगे, इसको भी क्या कहते हैं, अर्ध सेल कहते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीकरण अवकरण अभिक्रिया जो दर्शाया जाता है किस पर दर्शाया जाता है, अर्ध सेल पर दर्शाया जाता है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अर्ध सेल, ये भी क्या है, अर्ध सेल है। तो ये दोनों अर्ध सेल है। अगर पूर्ण सेल का बात करेंगे, पूर्ण मतलब क्या होता है, कंप्लीट, पूर्ण मतलब क्या होता है, कंप्लीट। तो कंप्लीट सेल का अभिक्रिया के लिए दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो दोनों को जोड़ने पर यहाँ पे हमको क्या देखने को मिलेगा, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कैसा अभिक्रिया देखने को मिलेगा, Zn प्लस Cu2+ इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से कट जाएगा, इधर 2 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन होता है, क्या हो जाएगा, उसे कैंसिल आउट कर देगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा Zn2+, यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉपर। तो ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गया, मतलब तो दोनों को मिलाकर जो अभिक्रिया होगा इस प्रकार देखने को मिलेगा। जिंक जो है इलेक्ट्रॉन का त्याग कर रहा है और कॉपर जो है इलेक्ट्रॉन का
एक्सेप्ट कर रहा है, तब ना यहाँ से इलेक्ट्रॉन का 2 कमी था तो यहाँ पर पूरा हो गया, और जिंक पर कोई यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का क्या कर दे, 2 त्याग करके Zn2+ का निर्माण कर लेता है। तो ये पूर्ण सेल अभिक्रिया हो गया। ये दोनों अर्ध सेल अभिक्रिया होता है, मतलब अपने अपने बीकर के अंदर कैसा अभिक्रिया होता है। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्ट किया तो ये ऑक्सीकरण हो गया, इलेक्ट्रॉन का त्याग किया तो ये क्या हो गया, अकरण हो गया। अब यहाँ बताइए लोग, जहाँ पे ऑक्सीकरण हो रहा है वो एनोड है कि कैथोड है? अभी क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन ले रहा है जिंक, इलेक्ट्रॉन ले रहा है तो निगेटिव वाला है, और निगेटिव वाला यहाँ पर क्या है, एनोड है। तो ये एनोड पर अभिक्रिया देखने को मिल रहा है, और ये कहाँ पे है, कैथोड पे अभिक्रिया है। इस तरह से बता सकते हैं। ये पूर्ण सेल अभिक्रिया और दोनों को मिलाकर इस प्रकार से अभिक्रिया देखने को मिलता है। चलिए आज के सेशन को यहीं पर अंत देते हैं, नेक्स्ट क्लास में आगे का हम लोग चर्चा करते हैं।